साथियों, स्वागत करते हैं ISPCS वॉरियर्स में 17 BPSC मेंस 2025 इतिहास, कला और संस्कृति GS1 का सेक्शन है और इसमें हम एक मौर्यन आर्ट यानी कि मौर्य कला को लेके आए हैं। इसमें हम CNB नोट्स जो है, जो मार्केट का सबसे बेहतर कह सकते हैं कला और संस्कृति जो है, इतिहास, कला और संस्कृति का नोट्स कहा जाता है, जो कि JNU के संजय सर हैं, उनके द्वारा ये लिखी गई मतलब उनकी ही नोट्स है। ये काफ़ी मार्केट में प्रचलित है और काफ़ी अच्छे मार्क्स भी आते हैं इससे लिखने के बाद से, और हम लोगों ने भी मेंस इसी से दिया है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि एक बेहतर नंबर उठाना है अगर, तो आपके डायग्राम के साथ आपका लेखन शैली अच्छा होना चाहिए और कंटेंट अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम आज कोशिश कर रहे हैं कि एक क्लास में मौर्यन आर्ट को आपको समझाऊं। इसको ऐसा मैं कर दूं कि आपको ऐसा लगे कि 5-10 मिनट में आपका पूरा एक खाका बन जाए कि क्या मौर्यन आर्ट क्या है और इसमें हम कैसे चीज़ों को डिनोट कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, पुराने लोग अधिक से अधिक सेशन को शेयर करिएगा। और मैं बता दूं कि एक नया बैच स्टार्ट आंसर राइटिंग का हो रहा है फिर से, क्योंकि ऑलरेडी पहले के बैचेस फुल हो चुके हैं और लगातार उसमें बच्चों ने इतना स्टूडेंट एडमिशन लिया कि उसकी प्रक्रियाएं चल रही है। लेकिन जिनको नया जुड़ना है उनके लिए मैं बता दूं कि एक नया 16 जनवरी से हम लोग स्टार्ट करें, उसके बारे में डिटेल एक बार बता दे रहे हैं। डिटेलिंग के साथ इसको देख सकते हैं कि क्या क्या मिलेगा इसमें। ये बैच 16 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और इसमें भी बच्चे एडमिशन लेना स्टार्ट किए हैं। बहुत सारे बच्चे इसमें आ चुके हैं। ठीक है, इसमें टोटल 20 टेस्ट कम से कम होगा। ये 30-35 तक जा सकता है, मिनिमम की बात किया, क्योंकि 3 टेस्ट का तो अभी बन चुका है, अभी इस वीक में ही टोटल शेड्यूल। ठीक है, तो आपको ये हमको लग रहा है 30 तक जाएगा। सेक्शनल फुल लेंथ दोनों हो गया। सेक्शनल कैसे कंप्लीट होगा, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद से तब हम लोग फुल लेंथ पे जाएंगे। एक सप्ताह में 3 टेस्ट होगा, GS1 का, GS2 का और एसे का। टेस्ट टॉपिक दिए जाएंगे, नोट्स, उसको स्टडी मटेरियल मार्केट का सबसे बेहतर जो होगा वो दिया जाएगा। ठीक है, टेस्ट कैसे होगा, व्हाट्सएप ग्रुप से होगा, इसमें फीडबैक दिया जाएगा। पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम है, पर्सनली कोई दिक्कत आता है तो बताया जाएगा। रैंक, मार्क्स, टॉपर्स कॉपी, मॉडल आंसर, जैसे कि एसे की कॉपी हम लोग, जो टॉपर्स कॉपी है, जो एसे का हम आज टॉपिक रखे हैं इस वीक का, उसका हम लोग टॉपर्स कॉपी प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है, मतलब इस पर हम लोग जो टॉपिक करवाएंगे, उस टॉपिक जो होमवर्क होगा, जो आंसर लिखना होगा, उसको हम लोग क्या कराएंगे, सबसे पहले उसको हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करेंगे 1-2 घंटा आके गूगल मीट पे या फिर हम लोग जूम पे। ऑलरेडी हम लोग ने मौर्यन आर्ट को किया है और मैं सोचा कि यूट्यूब पे भी इसको मैं अपलोड करूँ। इसमें हम 15 जनवरी तक आपको रखें। इसमें फ़ी आपका 1500 होगा, जिसमें GS1, GS2 इससे की कंप्लीट स्टडी मटेरियल, इसके साथ ही इसकी क्लासेस भी अवेलेबल होंगी और हर चीज़ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। कोई भी दिक्कत आता है तो आप 9117-166347 इस नंबर पे 9117-166347 पे एंड कॉल मैसेज कर सकते हैं, इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर लगे कि आपको कॉल करना चाहिए तो हम लोग खुद आपसे हम लोग इंटरेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक है और कमेंट्स में देखिएगा बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने बैचेस लिया है, वो कर सकते हैं। और बाकी जो आप खुद से करना चाहते हैं तो आप खुद से भी कर सकते हैं। आज हम मौर्यन आर्ट लिए हैं, मौर्यन आर्ट को समझा दूँ, उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बीच में बताएंगे कि इस वीक का हम लोग होमवर्क क्या रखेंगे और क्वेश्चन की क्वालिटी भी आपको दिखाएंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पता होगा, आर्ट एंड कल्चर यानी कि इतिहास, कला और संस्कृति से कम एक क्वेश्चन 38 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन और एक शॉर्ट क्वेश्चन आता ही है, यानी ये फिक्स सेक्शन है, इसको अच्छा से करना चाहिए। और इसमें अच्छा मार्क्स 24, 25, 26, 27 तक भी अच्छे मार्क्स मिले हैं स्टूडेंट को, जो कि एक बेहतर मार्क्स हो सकता है GS के लिए। और इतिहास, कला, संस्कृति में मौर्यन आर्ट को समझना एक मतलब अच्छा चीज़ है कि इसको अच्छे से समझना ना सबसे बड़ी चीज़ होती है। और इसको कैसे अटेम्प्ट किया, सबसे पहले मैं आपको बेसिक बता दूं कि अगर इंट्रो लिखना है तो 6-7 लाइन का इंट्रो होना चाहिए, 5-6 लाइन का। कंक्लूजन 4-5 लाइन का होना चाहिए और मेन बॉडी बाकी जो बच गया वो, यानी वर्ड्स की बात किया जाए तो लगभग 500 वर्ड्स होना चाहिए। और अगर आप पेज की बात किया जाए तो 5 पेज, 4 से 5 पेज एक अच्छा आंसर हो सकता है इस टॉपिक के लिए। ठीक है, यहाँ मैं हर टॉपिक वहाँ पे मैं कर रहा हूँ, पाला और पटना भी दिया जा चुका है, लेकिन हम इसको डेमो के तौर पे रखे हैं कि स्टूडेंट इसको देख सके कि कैसे मैं इसको करवाता हूँ। इंग्लिश वाले को घबराना नहीं, इंग्लिश के लिए अलग से हम लोग नोट्स इंग्लिश में रखे हैं कि इंग्लिश वाले को दिक्कत ना हो, एकदम फुल्ली इंग्लिश में होगा नोट्स और एकदम बेहतर। ठीक है, जो जुड़े हैं स्टूडेंट वही फीडबैक बता सकते हैं इसका। चलिए आइए यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कला क्या होता है। कला होता क्या है कि अगर सिंपल सी लैंग्वेज में कहा जाए कि हमारे अंदर जो कल्पना या भावना हमारे अंदर जनरेट होती है, उसी को बाहर हम दिखा देते हैं, तो उसको हम लोग कला कहते हैं। इस नोट्स में कहा गया कि कला किसी संस्कृति की मूलभूत पहचान के साथ ही मानवीय जनजीवन की रचनात्मक की अभिव्यक्ति है।
मतलब हमारे अंदर जो संस्कृति है, हमारा क्षेत्र है, हमारे अंदर जो भावना आती है, उसी को हम लोग रचना के तौर पे दिखाते हैं, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, कला कह सकते हैं। ठीक है, कला का एक बेहतर डेफिनेशन हो सकता है। अब इस दृष्टिकोण से मौर्य कला का भारतीय कला के इतिहास में एक युग विभाजक महत्व है, क्योंकि इसी समय कला में मिट्टी या लकड़ी की जगह पत्थर के उपयोग से कला को स्थिरता एवं निरंतरता प्राप्त हुई। इसका मतलब मैं आपको समझा दूं कि इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले आपने देखा होगा कि हड़प्पा सभ्यता में चले जाइए, सिंधु घाटी सभ्यता में, तो वहाँ पे नालियाँ बनी होती थी, वहाँ पे भवनें बना होती थी। लेकिन उसके बाद वैदिक पीरियड में आइएगा, वैदिक काल में आइएगा, तो इस तरह की चीज़ें देखने को नहीं मिलती है, ये सब ग्रामीण सभ्यता हो जाती है। तो अगर पहले की बात किया जाए, कंपेयर किया जाए, तो सीधे सिंधु घाटी के बाद से सीधे मौर्य जब काल आया, जब मौर्य डायनेस्टी हमारे यहाँ रूल कर रही थी, उस समय कला को स्थिरता मिला। ठीक है, और इंग्लिश में, इंग्लिश वाले में वहाँ किया जाएगा, फुली इंग्लिश होगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप घबराइएगा मत इंग्लिश वाले कि इंग्लिश में नहीं बता रहे हैं सर, ये फुली हिंदी में मैं ले रहा हूँ, क्योंकि हिंदी मीडियम का ही रखा हूँ और इंग्लिश वाला ग्रुप में इंग्लिश की तरफ पढ़ाया जाता है। तो ये कला को स्थिरता मिला इसलिए क्योंकि पहले जो था कला में लकड़ी और लकड़ी और कह सकते हैं मिट्टी के चीज़ें यूज़ की जाती थी। अब बताइए, लकड़ी तो क्या होगा, सड़ जाएगा, मिट्टी तो क्या हो जाएगा, गल जाएगा। लेकिन मौर्यों ने क्या किया, पत्थर को स्टार्ट किया, पत्थर को यूज़ करना स्टार्ट किया। इसीलिए इस लाइन में कहा गया है कि मौर्यों के समय कला को स्थिरता, मतलब युग विभाजक मतलब कहा जा सकता है, एरा कहा जा सकता है, कि मिट्टी या लकड़ी की जगह पर ये लोग पत्थर का उपयोग करना स्टार्ट किए। और कभी सोचा है आपने कि मौर्यों के समय ही क्यों कला को इतना बड़ा बढ़ावा दिया गया? रीज़न ये था, आर्थिक स्थिति। आपके अंदर पेट में खाना नहीं हो और मैं कहूँ कि आप जाके क्या करिए, आप जाके बाहर चित्रकारी करिए, ये पॉसिबल नहीं है। जब आर्थिक संपन्नता होती है तभी हम अपना हॉबी या फिर कह सकते हैं अपनी चीज़ों को अच्छी तरह से एंजॉय कर पाते हैं। समझ रहे हैं चीज़ों को? ठीक है, आज तक जो क्वेश्चन पूछे गए मौर्यन आर्ट से यही पूछा जाता है कि मौर्य कला क्या है, इसकी विशेषताओं का वर्णन करें, या फिर मौर्य कला क्या है, इसका आलोचनात्मक विश्लेषण करें। 2 क्वेश्चन। तीसरा, मौर्य कला क्या है, इसका बौद्ध धर्म के साथ संबंध स्थापित करें। चौथा, हो सकता है संभावित प्रश्न हो सकता है कि मौर्य कला क्या है और यह ईरानी कला से कैसे प्रभावित है, इसका आलोचनात्मक परीक्षण करें। मतलब कि बेसिकली सवाल क्या पूछा जाता है कि मौर्य कला का फीचर्स पूछा जाता है, विशेषता पूछा जाता है, या फिर उसका आलोचना पूछा जाता है। किसी का बड़ाई कर देना है। मैं पूछूं कि आपकी क्या क्वालिटीज़ है, तो मैं कहूँगा कि आप अच्छा बोल लेते हैं, आप अच्छा गा लेते हैं, ये आपकी क्वालिटीज़। वही पूछ रहा है मौर्य कला की विशेषता क्या है, आलोचना भी, आपकी आलोचना क्या है। यही क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है और एक बार बौद्ध धर्म के साथ संबंध इसका पूछा गया है। तो ये PYQ रहा जिसके बारे में हम डिस्कशन, क्योंकि PYQ ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला संभावित प्रश्न हो सकता है कि जैन से रिलेटेड करके पूछे कि क्या जैन से भी कुछ प्रभावित था, या फिर कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब मैं इसकी बातें करता हूं। तो ये हमने बेसिक इंट्रो ये लिख सकते हैं कि कला क्या होती है, किसी संस्कृति की मूलभूत पहचान के साथ ही मानवीय जनजीवन की रचनात्मक अभिव्यक्ति है। इस दृष्टिकोण से मौर्य कला भारतीय कला के इतिहास में एक युग विभाजक महत्व है, क्योंकि इसी समय कला में मिट्टी या लकड़ी की जगह पत्थर के उपयोग से कला को स्थिरता एवं निरंतरता प्राप्त हुई। ठीक है, अब इस चीज को आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना, सीधे हम लोग यहां पर आते हैं। अब वहां इंट्रो के बाद से सीधे मेन बॉडी में आइएगा, और मेन बॉडी में हम लोग एक जगह यहाँ थोड़ा सा इसको देखते हैं। ये डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यही आपका पूरा फ्लो चार्ट पूरे आपके क्वेश्चन को क्लियर कर देगा। ठीक है, आपका फीडबैक भी हमारे लिए मायने रखता है, तो प्लीज़ कमेंट में फीडबैक करिए, अपना कमेंट्स करिएगा कि कैसा लगा। अच्छा लगा तो अच्छा बताइएगा, खराब लगा तो खराब बताइए। अब मौर्य कला की विशेषता ही पूछता है क्वेश्चन में, तो सबसे पहले विशेषता जान लेते हैं, उसके बाद कुछ आलोचना जान लेंगे इसका। तो सबसे पहले हम विशेषता पे काम करते हैं। तो मौर्य कला मुख्यतः 2 भागों में इसको डिवाइड किया जाता है। एक को कहते हैं स्थापत्य कला और दूसरे को कहते हैं लोग मूर्ति कला। स्थापत्य कला क्या होती है, जैसे मैं कहूँ कि भवन जो बनता है वह स्थापत्य कला का उदाहरण है। स्तंभ आपने देखा होगा चिमनी की तरह, वो किसका उदाहरण है, आपके स्थापत्य कला का उदाहरण है। आप विहार देखते हैं, स्थापत्य कला का उदाहरण। स्थापत्य कला मतलब जो नॉर्मल चीजें देखते हैं, घर हो गया, भवन हो गया, या फिर कह सकते हैं कि विहार हो गया, ये सब क्या स्थापत्य कला का उदाहरण है। और मूर्ति कला क्या हो जाएगा, मूर्ति कला जैसे कि हो गया कि आप देखते हो ना कि दुर्गा जी का मूर्ति बनता है, सरस्वती जी का मूर्ति, ये मूर्ति कला, या किसी पशु की मूर्ति बनती है, मूर्ति कला हो गया।
ठीक है। तो बेसिकली स्थापत्य कला जो बना था किसके राजकीय संरक्षण में बना था, राजाओं के संरक्षण में बना था। और मूर्ति कला मुख्यतः इसको लोक कला इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोगों ने ये अपने स्तर पे इसको मूर्ति वगैरह बनाया था। ठीक है। अब राजकीय कला को हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। एक को कहा जाता है राजप्रसाद, दूसरे को कहते हैं स्तंभ, और तीसरे को कहते हैं स्तूप, और चौथे को गुहा विहार या विहार कह सकते हैं। अब सबका डिटेलिंग करेंगे। मैं कंक्लूजन बता दूं तो राजप्रसाद में क्या होगा, चंद्रगुप्त मौर्य का भवन कुम्हरार पटना में आपने देखा होगा, वो राजप्रसाद था। ठीक है। स्तंभ क्या हो गया, स्तंभ आपने पढ़ा होगा। स्तूप के बारे में आपने जानते हो कि स्तूप बौद्ध लोगों का अवशेष पे हम लोग एक बनाते हैं स्तूप कहते हैं। सबका डिटेलिंग आगे करेंगे। अब मूर्ति कला में 2 तरह से मूर्तियां बनी, या तो स्तंभ के ऊपर पशु की आकृति बना दिया जाता था, माने कि बैल का हो गया, सिंह का हो गया, हाथी का हो गया, या फिर स्वतंत्र कलाकार ऐसे बाहर भी बनाते थे स्तंभ के अलावा। ये चीजें आगे क्लियर होगी और यही डायग्राम पूरे आपको आंसर लिखने में काम करेगा। और लास्ट में मैं बताऊंगा कि एक डायग्राम आपके दिमाग में होना चाहिए ये वाला, और इसी से सारा आंसर आप लिख सकते हैं। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हम राजप्रसाद पे आते हैं, थोड़ा सा इसको शॉर्ट में डिटेलिंग करते हैं हम आपको कि राजप्रसाद इतना महत्वपूर्ण है कि इसके बारे में देखिए विदेशी इतिहासकारों ने इसके बारे में इसकी तारीफ की है। सुनिए, एरियन ने क्या कहा। एरियन क्या है, यूनानी यात्री था। उन्होंने कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद की भव्यता का मुकाबला सूसा एवं एकबतना स्थित राजप्रसाद भी नहीं कर सकता था। मतलब सूसा और एकबतना का घर जो है राजप्रसाद ज्यादा पॉपुलर है। और यूनानी इतिहासकार कहता है कि वो उसका कंपेयर जो है चंद्रगुप्त मौर्य का ज्यादा बेटर था इन लोगों से। वही फाहियान का आपने नाम सुना होगा, जो चंद्रगुप्त सेकंड के समय आया था, चीनी यात्री था। उसने क्या कहा था कि राजप्रसाद को देवताओं द्वारा निर्मित बताया गया था। अब समझिए, इतना अच्छा लगा उसको कि वो बोला कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद था वो देवताओं के द्वारा बनाया गया है। ठीक है। पतंजलि का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने महाभाष्य लिखा है। उन्होंने कहा था कि मौर्य राजप्रसाद की प्रशंसा उन्होंने भी किया था, पतंजलि में। तो इसमें आपको ध्यान नहीं देना है, सीधे हम चलते हैं आप थोड़ा सा इसकी स्पेसिफिकेशन पे, इसकी फीचर्स पे और इसकी विशेषता पे। तो इसकी विशेषता क्या क्या थी राजप्रसाद का, अब सुनिएगा मेरे वर्ड्स में। इसमें 80 पिलर्स लगे थे। अब ये डायग्राम आपको बना देना है अच्छा से। इसमें 80 पिलर्स बने थे। थोड़ा फास्ट लेके चलूंगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और इसके छत और जो फर्श होते थे ना, वो लकड़ी के बने होते थे। बस यही ध्यान रखना है। राजप्रसाद है कहाँ, कुम्हरार पटना में है। और इसके छत और जो फर्श थे, छत समझ रहे हैं ना, ऊपर जो छत होता है और नीचे फर्श समझ ही रहे जिसमें हम लोग चलते हैं, ये लकड़ी के बना हुआ था। यही स्पेसिफिकेशन। विशेषता पूछता है क्वेश्चन में, विशेषता ही लिखिएगा तभी मार्क्स मिलेगा। और इसमें पिलर्स कितने लगे होते हैं, इसमें 80 पिलर्स लगे होते हैं। ठीक है। अब इसके अलावा पाटलिपुत्र नगर का भी विशेषता बता दिया है साथ में, क्योंकि हम लोग को केवल राजप्रसाद जानना था। लेकिन पाटलिपुत्र जो नगर था, पता ही है कि यूनानी जो इतिहासकार था मेगास्थनीज, इंडिका में पटना का विशेषता बताया था उन्होंने कहा था कि इसकी क्या है, इसमें दुर्ग यानी कि दरवाजे होते थे, बीच बीच में तीर चलाने के लिए खाली जगह होते थे। और प्राचीर के चारों ओर 60 फीट गहरी एवं 600 फीट चौड़ी खाइयां होती थी। नगर में प्रवेश करने के लिए 64 दरवाजे होते थे और दुर्ग भी हुआ करता था। तो अब हम यहाँ पे इसमें पाटलिपुत्र वाला नहीं भी लिखिएगा, तो इसमें फोकस करिए। हमको क्या क्या जानना था स्थापत्य कला में। राजप्रसाद हम लोग जान गए। अब स्तंभ पे जाएंगे, उसके बाद स्तूप पे जाएंगे और विहार पे जाएंगे। तो एक तो क्लियर हो गया राजप्रसाद क्या होता था। चलिए अब आगे चलते हैं, हम लोग सीधा स्तंभ पर चलते हैं। ठीक है। स्तंभ के बारे में यहां जानेंगे। स्तंभ, राजप्रसाद हमने देख लिया। स्तंभ के बारे में, मौर्यकालीन स्थापत्य कला का सर्वोच्च उदाहरण कहा जाता है स्तंभ होता है। स्तंभ एक सिंपल सा समझाऊं बात आपको, तो आपने चिमनी देखा है जो जिसमें ईंट वगैरह पकता है। नीचे क्या होता है, चौड़ा, ऊपर क्या होता है, पतला, वही स्तंभ होता है। सॉरी, उल्टा मैंने बता दिया। इस तरह का होगा, इस तरह का। ठीक है, चिमनी की तरह। ठीक है। अब ये किसके द्वारा बनाए गए थे, अशोक के द्वारा, अपने धर्म के प्रचार के लिए। ठीक है। ये सादा भी होते थे, लिपिबद्ध भी होते थे, ये ज़्यादा ध्यान नहीं रखना आपको, इसके विशेषता के बारे में जानना है। चलिए इसकी विशेषता मैं अपने वर्ड्स में समझा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। इसका क्रम देखिएगा तो सबसे पहले इस पर क्या होता था, नीचे से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे नीचे में आइएगा तो ये अगर नीचे जाइएगा तो ये वाला क्षेत्र, यहाँ वाला, इसको तना कहते थे। ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं इसको तना कहते हैं। नीचे चौड़ा, ऊपर पतला, तना यहाँ तक। और ये कास्म पत्थर से बना होता था, मतलब ये पत्थर का टुकड़ा नहीं था, एक ही पत्थर से बना होता था, तना कहते हैं। और एक गोला ऐसा लटकाया गया ना, चित्र बनाना भी सीख लीजिए, इसको हम लोग मेखला कहते हैं। और इसके ऊपर देखिए कमल की तरह उल्टा है, ये इसको उल्टा कमल कहते हैं। और ये रिंग की तरह रखा हुआ है, इसको हम लोग कंठ कहते हैं। और इसके ऊपर एक चौकी रखा हुआ है, चौकी पे पशु आकृति रखी हुई है। ठीक है, दोबारा सुनिए, इसका क्रम याद रखना जरूरी है आपको। यह क्रम दिखा दिया गया है। मेखला सबसे पहले क्या है, तना, नीचे तना, तना के ऊपर क्या है, मेखला,
मेखला के ऊपर क्या है, उल्टा कमल। मेरे साथ बोलिए, तना, मेखला, उल्टा कमल, कंठ, चौकी, पशु आकृति। इसका क्रम आपको ध्यान रखना है, ये डायग्राम आसानी से बन जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। अब इसकी विशेषता जाने, तो विशेषता इसके देखिएगा तो लिखा हुआ है कि एकाश्म पत्थर द्वारा निर्मित था, एक ही पत्थर से बना था, ये टुकड़ा से नहीं, क्योंकि आगे पढ़ेंगे ईरानी कला वो अंतर आएगा। तो एकाश्म पत्थर से नहीं बना था, वो टुकड़े टुकड़े के पत्थर को मिला के बनाया गया था। और ये अधिकांशतः ऐसे पत्थर से बने गए थे जो कि बलुआ पत्थर हुआ करते, और कहाँ से लाए जाते थे, यूपी में 2 जगह था, एक मथुरा और एक चुनार, वहां से इस पत्थर को लाया जाता है। कौन सा, एकाश्म पत्थर, बलुआ लाल पत्थर। ठीक है, ये स्तंभ गोलाकार, मतलब देखिए ना राउंडेड है, वो कह रहा है। और इसकी लंबाई जो थी 20 से लेकर 50 फीट क्या थी, इसकी लंबाई थी, लेंथ इसकी एक 20 से 50 फीट थी। और इसकी वजन की बात किया जाए तो 50 टन क्या था इसका वजन था। और स्तंभ ऐसे पॉलिशदार हुआ करते थे जैसा लगता था कि धातु के बने हैं, मेटल के बने हैं। क्या विशेषता देखा आपने, फिर से एक बार रिपीट करिए मेरे साथ। ये एकाश्म पत्थर के बने होते थे, एक ही पत्थर के बने होते थे। लाल बलुआ पत्थर होते थे जो यूपी के चुनार या फिर कह सकते हैं मथुरा से लाए जाते थे। ये गोलाकार होते थे, 50 से 50 टन इनका वजन था, और 20 से 50 फीट क्या था इसकी लेंथ थी। ये ऐसे चमकते थे, ऐसे पॉलिश किया गया था, लग रहा है कि धातु से निर्मित है। ठीक है, नीचे आइएगा तो इसी चीज को क्या किया है, आपको सारा लिखा हुआ है, ये सारी बातें लिखी गई, तना के बारे में सब डिटेल में बताया गया है। ठीक है, नीचे आते हैं स्तूप के बारे में। स्तूप के बारे में पता ही होगा कि स्तूप क्या होता है। स्तूप क्या होता है कि जो बौद्ध अवशेष होते हैं उसी के ऊपर हम लोग एक आकृति बनाते हैं जिसको स्तूप कहा जाता है। तो आप पढ़ सकते हैं कि यद्यपि मौर्य काल से ही पूर्व स्तूप का निर्माण होता था, क्योंकि वैदिक पीरियड में भी स्तूप आपने सुना होगा, ऋग्वेद में स्तूप का वर्णन किया गया है, परंतु मौर्य कला से ही काल से ही स्तूपों का व्यवस्थित तथा संरचनात्मक स्वरूप विकसित हुआ। मतलब स्टेबलाइज स्तूप कब शुरू हुए, मौर्य कला से, मौर्य काल से। स्तूप बौद्ध कला के रूप में जिसके तहत बुद्ध के अवशेषों के प्रतीकों की पूजा की जाती है। मतलब कि जो बुद्ध के अवशेष जो थे उनके ऊपर हम लोग आकृतियां बनाकर उनकी पूजा करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को स्तूप कहा जाता था। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे, लेकिन अतिशयोक्ति लगती है, ये गलत लगता है, क्योंकि 84,000 कुछ ज़्यादा ही हो गया। ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अब ज़्यादा बता रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो ज़्यादा होगा, तभी तो बता रहे हैं ना ज़्यादा। तो 84,000 स्तूप लगभग अशोक के द्वारा बनाए गए थे। और मौर्यकालीन स्तूपों में पॉपुलर स्तूप कौन सी है, सांची का है, भरहुत का है, और कौन सा है, राजगिरी का है। ठीक है, और सांची के स्तूप का इंपॉर्टेंस इस तरह से हम जान सकते हैं कि आप सोच सकते हैं कि यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में इसको इंक्लूड किया गया है। इससे क्या पता चलता है, इसकी महत्व और उत्कृष्टता का प्रमाण मिलता है। ठीक है, इंग्लिश वाले मैं बार बार कह रहा हूँ, घबराइएगा नहीं, सेम इंग्लिश इसी तरह का आपको मिलेगा। ठीक है, तो इंग्लिश हिंदी दोनों का ग्रुप अलग है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर बात करें इसकी संरचना का, तो सबसे पहले संरचना मैं इसको समझा दूं तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर इस साइड में मैं लेके चलता हूं, थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करता हूं, तो स्तूप को मैं एक उदाहरण देकर समझाऊं तो सबसे बेटर होगा आपके लिए। आपने शिवलिंग देखा होगा, शिवलिंग ऐसे होता है ना, तो शिवलिंग को समझ लीजिए, शिवलिंग क्या होता था, अंड होता था। क्या कहते हैं इसको, अंड कहते हैं। और शिवलिंग मानिए किसी चबूतरा पे बना है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेधी कहते थे। आपने क्या समझा, ये वाला गोल वाला जो है ऊपर वाला, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अंड बोलते हैं। और ये अंड जिस पे रखा होता है, यानी कि शिवलिंग मानी जिस पे रखा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेधी बोलते हैं। इतनी चीजें क्लियर सबको हो गई। अब स्तूपों की ओर चारों ओर एक क्या होती थी, चारों ओर एक बाउंड्री की जाती थी, चारों तरफ ऐसे बाउंड्री, मानी कि शिवलिंग वाला जो है ये चबूतरा के चारों ओर हम बाउंड्री कर दिए। इसको हम लोग क्या कहते थे, वेदिका। आपने देखा होगा वेदिका, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ बाउंड्री को वेदिका कहा जा रहा है, वेदिका कहा जा रहा है। ठीक है, और यहाँ अंतर देखिए, प्रदक्षिणा पथ क्या होता था कि चबूतरे और वेदिका के बीच में जो जगह होता था, ये क्या है, वेदिका बाउंड्री हो गई, बस से बाउंड्री, बस से वेदिका, ये चबूतरा। इसके बीच का जो जगह होता था ना, इसे राउंड हम लगा सकते हैं, इसको हम लोग क्या कहते थे, प्रदक्षिणा पथ। ठीक है, और इसमें इंटर करने के लिए जो दरवाजा होता था उसको तोरण या प्रवेश द्वार कहा जाता था। फिर दोबारा समझिए कि सबसे पहले अंड होता था, अंड के कुछ इस पे रखा जाता था, उसको हम लोग क्या कहते थे, उसको हम कहते थे मेधी। और इसके तरफ एक घूमने एक बाउंड्री लगाई जाती थी, उसको कहा जाता था क्या, वेदिका। और कह सकते चबूतरा और वेदिका के बीच में जो स्पेस होता था उसको हम लोग क्या कहते थे, प्रदक्षिणा पथ। जिसका हम लोग नहीं होता है कि पीपल का वृक्ष या फिर किसी के चारों तरफ हम लोग घूमते हैं, तो उसको प्रदक्षिणा पथ कहा जाता था।
अब एक हर्मिका होता है, हर्मिका क्या होता है, जिसमें इसी में अवशेष रखे जाते थे बुद्ध के, इसको हर्मिका कहा जाता था। ये अंड के ऊपर होता था और एक लंबी स्टिक की तरह होता था, इसको हम लोग एस्टी कहते हैं, और एस्टी में लाइन वाला को छत्र कहते हैं, 3-3 लाइन है छत्र। तो इसमें श्रद्धा सम्मान उदारता का ये प्रतीक था। मुझे लग रहा है ये समझ में आपको चीज़ें आ गई होंगी। हमने कहा कि ये वाला क्या होगा, अंड होगा, इस पर क्या रखेंगे हम लोग, इस पर एक ये रख सकते हैं, हर्मिका रख सकते हैं, इसी में अवशेष होगा। ये लंबा वाला एस्टी कहलाएगा और एस्टी में जो लाइन होगा इसको छत्र बोलेंगे, श्रद्धा सम्मान उदारता का प्रतीक है। और जिस पर रखेंगे चबूतरा पे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, चबूतरा मेधी बोलेंगे। और इसको जब घेरेंगे तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको हम लोग वेदिका बोलेंगे। और ये चबूतरा और वेदिका के बीच का जो स्पेस होगा जिसमें हम लोग घूम सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रदक्षिणा पथ। तो इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है, हमने अपने वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पढ़ सकते हैं कि हर्मिका अंड के ऊपर पेटिनुमा संरचना जिसमें बुद्ध के अवशेष रखे जाते थे, ऊपर मुड़ी के ऊपर जो रखा है। छत्र और मेष्टि के बारे में बताया है कि छत्र 3 श्रद्धा सम्मान और ये उदारता के प्रतीक धारण करते हैं, यह मैंने बता दिया। तो हमने क्या क्या सिलेबस यहाँ हमने डिस्कस किया था, यहाँ से हम लोग एक बार और देख लेते हैं। हमने इसमें कहा था राजकीय कला या स्थापत्य कला या फिर मूर्ति कला, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें राज प्रसाद पढ़ लिया, स्तंभ पढ़ लिया, अब चलते हैं स्तूप भी पढ़ लिए। अब चलते हैं हम लोग विहार के बारे में पढ़ेंगे। विहार क्या होता था इसके बारे में डिस्कस करते हैं। विहार क्या हो गया, पत्थरों को काटकर रहने के लिए जो जगह बनाए जाते थे भिक्षुओं के लिए, बहुत भिक्षुओं के लिए, उसको विहार कहा जाता था। इनके एक तरह का बौद्धों का घर होता था। तो मौर्य स्थापत्य कला के अंतर्गत बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए चट्टानों को काटकर गुफा विहार का निर्माण कराया जाता था। ठीक है, मुख्य अवस्थिति इनकी क्या है, गया में है, गया में है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट अभी गया में नहीं, कमेंट करके बताना आप कहाँ चला गया, लेकिन अभी बुक में गया ही लिखता है। ठीक है, इसमें 2 बड़ा पॉपुलर है, एक बराबर की पहाड़ी, दूसरा नागार्जुन की पहाड़ी। प्रीलिम्स में भी पढ़ा होगा आपने। बराबर पहाड़ी के अंतर्गत जो भी गुफाएं बनाई गई उसमें 2 इंपॉर्टेंट नाम याद रखिएगा, सुदामा और कर्ण चौपट की गुफा। बराबर क्या है, पहाड़ी है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये कहाँ है, गया में ही है, बुक्स के अनुसार भी गया ही लिखा जाता है। और इसमें 2 गुफाएं बराबर की पहाड़ी में पॉपुलर हैं, सुदामा और कर्ण चौपट, किसके द्वारा, अशोक के द्वारा बनाए गए थे। वही बात किया जाए कि अशोक का जो पौत्र दशरथ था उसके द्वारा भी कुछ गुहा बनाए गए थे, गुहा विहार, वो भी गया में ही थे और वो आजीवक संप्रदाय के लिए बनाए गए थे। वो नागार्जुन की पहाड़ी में, अशोक वाला बराबर की पहाड़ी में 2, सुदामा और कर्ण चौपट इंपॉर्टेंट है, और नागार्जुन की पहाड़ी में भी 3 इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, जैसे कि गोपी गुफा, लोमस ऋषि गुफा और वर्तिका। ये लोमस ऋषि इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे आते हैं तो इसकी संरचना देखा जाए। इसकी संरचना में इसमें 2 कमरे होते थे। मैं बिहार की संरचना बता रहा हूँ। कमरे चतुर्भुजाकार होते थे और इनकी छत बेलनाकार होती थी। तो कई लोग, हम उस दिन क्लास में बोले थे कि सर बेलनाकार, बिल्कुल बेलनाकार होती थी। हम लोग ने दोबारा उसको अभी एनालिसिस किया है कल, और हमने देखा है कि उस बेलनाकार ही छतें होती थी। दीवारों एवं छतों पर चमकदार क्या होते थे, पॉलिश होते थे। द्वार लकड़ी का बना होता था। ठीक है, तो अब हमने क्या पढ़ लिया, हमने एक बार स्ट्रक्चर बताया तो हमने पढ़ लिया स्थापत्य कला, हमने पढ़ लिया जो राजकीय संरक्षण बना था। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार और बोलिए। राजप्रसाद पढ़ लिया, स्तंभ पढ़ लिया, स्तूप पढ़ लिया, विहार पढ़ लिया। यही बड़ा सेक्शन था आपका। मूर्तिकला है, मूर्तिकला को 2 बराबर भागों में डिवाइड किया था। एक को क्या बोलते हैं, एक तो स्तंभ के ऊपर जो बने होते, जैसे कि आपने देखा स्तंभ पे बैल बना था, तो बैल मूर्तिकला हो गया। और एक स्वतंत्र कलाकारों के द्वारा ऐसे बना दिए जाते थे बाहर, ना कि स्तंभ पर। ठीक है, अब मूर्तिकला का यहाँ आप देखिएगा, स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं कि यहाँ 2 स्तंभ के ऊपर पशु की आकृति और स्वतंत्र कलाकारों के द्वारा निर्मित। स्टार्ट करेंगे स्तंभ के ऊपर पशु की आकृति। तो इसमें स्तंभ के ऊपर पशु की आकृति देखिएगा, तो इसमें मुख्यतः किसकी आकृतियां बनाई जाती थी, थोड़ा सा एक बार इसको देख लीजिएगा। या तो सिंह के, ये वृषभ सांड या बैल को कहते हैं, या हाथी की मूर्तियां बनाई जाती थी। जैसे कि आपने देखा था, हमने देखा था कि स्तूप के ऊपर अभी दिखाया था आपको कि ऊपर क्या बना था, आकृति जो बनी थी उसके बारे में हमने आपको दिखा दिया था। थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, तो स्तंभों के ऊपर जो आकृतियां बनी थी उसमें सर्वाधिक चर्चित कौन आकृतियां थी, स्तंभ के ऊपर वाला हम देख रहे हैं। सारनाथ स्थित स्तंभ जो है उसमें सिंह की आकृति ऊपर बनी हुई है, वो बड़ा पॉपुलर है। इसमें कितने सिंह होते थे, इसमें 3 सिंह हुआ करते थे। एक नहीं दिखता है, पीछे की तरफ है। इसमें 4 सिंह हुआ करते थे, 3 दिखता है, एक नहीं दिखता है। एक दूसरे से पीठ सटाए हुए हैं, चारों ओर मुंह किए हुए हैं, एक पीछे किया हुआ है। चौकी पर निर्मित पशु आकृतियों में घोड़ा, सिंह, हाथी, मतलब इसके नीचे एक चौकी की तरह बना होता है, इसमें घोड़ा, सिंह, हाथी हुआ करते थे। बीच में एक चक्र हुआ करता था, चक्र में 24 तीलियां हुई करती थी, और इसी चक्र को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के मध्य अपनाया गया है, जो बुद्ध धर्म चक्र परिवर्तन का द्योतक है, मतलब कि उसका प्रतीक है। इसे भारत, इसका इंपॉर्टेंट इसलिए समझा जा सकता है कि इसे भारत सरकार के प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, और भारतीय जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है उसमें चक्र तथा भारत सरकार के प्रतीक के रूप में सारनाथ के स्तंभ
सिंह को अपनाया गया है, जो मौर्य कला के गौरव का प्रतीक है तथा आधार बिहार की भूमि ही रही है। कहने का मतलब कि इसे भारत सरकार के मतलब कि राष्ट्रीय ध्वज में लिया गया है, तो कहीं ना कहीं इसकी इंपॉर्टेंस है। और किससे लिया गया? बौद्ध से ही लिया गया है ना, बौद्ध कला से लिया गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको मैं बताया क्योंकि ये सब चीज़ें बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अन एग्जाम्पल इसका देखिएगा तो ऑन एग्जाम्पल भी है, जिसमें आपको पशु की आकृतियां बनी, जैसे बिहार में लौरिया, नंदगढ़, रौलिया, अरेराज, रामपुरवा, बसाड़, इसमें सिंह एक में था, एक वृषभ था, ये सब दिया गया है। आप एक बार इसको रीड कर लीजिए, ये रटने वाला है। जहाँ समझाने वाला मैं उस पर फोकस करूँ, उत्तर प्रदेश में संगीसा है, वहाँ पर अब सिंह बना हुआ है, तो हम लोग रटने वाले पर नहीं। अब चलते हैं स्वतंत्र कलाकारों द्वारा मूर्ति कला। एक तो हो गया आपका पशु के ऊपर जो बने होते थे, जो स्तंभ के ऊपर, वो, और एक स्वतंत्र जो कलाकार बनाते थे वो। तो उसको हम लोग थोड़ा सा अब डिटेल में एनालिसिस करते हैं। ठीक है, अब में आते हैं हम इसमें। तो इसमें दो पॉपुलर बड़ा है, ये यक्ष यक्षिणी का मूर्ति। यक्ष मेल था, यक्षिणी क्या थी? मूर्ति थी। और चामर ग्रहणी, ऐसे नहीं होता पंखा डुलाने टाइप का, हाथ में लोग पंखा डुलाने टाइप का लेके खड़ी रहती हैं, और इनका एक हाथ टूटा हुआ देखिएगा, पटना म्यूजियम में दिखाया गया है। तो इन मूर्तियों में यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां विशेष प्रचलित हैं, एक प्रकार से लोक जीवन में प्रचलित प्रतीकों का ये आधार है। जैसे मानता है कि इन्हीं मूर्तियों से आगे चलकर देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई गई थी, इनसे मोटिवेट होकर। इनकी देखिए खास बात, ये पॉलिश की हुई मूर्तियां होती हैं, जीवन अभिव्यक्ति, लगता है कि जी एकदम जीता जागता है ये। ठीक है, और ये भारत के विभिन्न भागों से ये मूर्तियां प्राप्त हुई है। नाम इसका बस एक बार ध्यान रखिएगा, स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है, इसका फीचर्स देख लीजिएगा, विशेषता। दीदारगढ़ पटना से मिला है यक्षिणी की मूर्ति। अब चामर ग्रहणी, हाथ में ऐसे पंखा डुलाने टाइप के चामर ग्रहणी कहते हैं, लिए हुआ है। हल्के भूरे बलुआ पत्थर से बना है, 5.5 फीट की है, चमकदार पॉलिश, इस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ, ये रटने वाला है। नारी सौंदर्य की सूक्ष्म अभिव्यक्ति है, ये लगता है कि नारी सुंदर नारी की तरह दिखती है। बेसनगर मध्य प्रदेश, यक्षिणी की मूर्ति, 6 फीट 8 इंच की है मूर्ति, मुख्य भुजा खंडित है, बलुआ पत्थर द्वारा निर्मित और चमकदार है ये। परखम मथुरा से भी यक्ष की मूर्ति मिली है, 7 फीट ऊंची है, मुख्य भुजा खंडित है इसके भी, और मौर्यकालीन वेशभूषा, बलुआ पत्थर द्वारा निर्मित है, चमकदार पॉलिश ये भी है। इसका सब देख लिया। राजघाट वाराणसी से यक्ष की मूर्ति, ये दोनों मेल था, एक परखम मथुरा से यूपी से यक्ष का, राजघाट वाराणसी से यक्ष का, लेकिन बेसनगर यक्षिणी और दीदारगंज यक्षिणी का। सबका देख लीजिएगा, ये वाला राजघाट वाला भी देख लीजिए, 3 मुखों वाला यक्ष है। निर्माण प्रक्रिया में बलुआ पत्थर का प्रयोग, पॉलिश, चमकदार, कई चीज़ें टॉपिक इसमें कॉमन है। बाकी जगह इसके अलावा भी कई जगह से मिली है, जैसे बुलंदीबाग पटना से मिला है, कालसी देहरादून से मिला है, लोहानीपुर पटना से, और धौली उड़ीसा से। किसका किस में मिला है यहाँ एक बार आप बस इसको एक बार देख लीजिएगा, ये केवल रटने वाली चीज़ें हैं। समीक्षा आगे हम लोग इसको देखेंगे, अभी पहले सब लोग आलोचना पे आते हैं। हमने 3 सेक्शन बात किया था, 2 सेक्शन में बात किया था। एक सेक्शन था आपका क्या, इसका विशेषता जानना था, और दूसरा सेक्शन जाना था आलोचना। तो विशेषता हमने जान लिया, फिर एक बार हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं कि मौर्य कला 2 रूपों में हमने विकसित किया इसको। एक हो गया स्थापत्य कला, दूसरा मूर्ति कला। स्थापत्य कला का अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद पढ़ा, स्तंभ पढ़ा, स्तूप पढ़ा, विहार पढ़ा। लोक कला में हमने यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां पढ़ी, एक स्वतंत्र कलाकारों के द्वारा, स्वतंत्र कलाकारों के द्वारा निर्मित, जो कि स्तंभों के ऊपर बने होते थे, सिंह, हाथी, वृषभ, ये सब होते थे, और एक स्वतंत्र कलाकारों के द्वारा निर्मित। हमने पूरा पढ़ लिया। अब हम इसकी आलोचना देखते हैं। आलोचना में कला समीक्षक क्या कहते हैं सुनिएगा। पहले ये लोग कला समीक्षक ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये कॉपी किया गया था ईरान से, और कौन से इतिहासकार का है? जॉन मार्शल और वर्सी ब्राउन ने कहा है। ये क्या है? ईरान से कॉपी किया। ये लोग कहते हैं राजप्रसाद ईरान से ही लिया गया है, ईरान में ऐसे बन चुके थे, स्तंभ भी लिया गया है, पत्थर की मूर्तियां। तो आलोचना आए तो आलोचना में इस चीज़ को दिखाना है। अब इसके पक्ष विपक्ष में हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि इसको खत्म करना है। तो आलोचना भी पूछे ना, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा पॉजिटिव दिखाना जरूरी होता है, क्योंकि हमारा भारत का सवाल है ये। अब अंतर में स्पष्ट करा दूं कि आप पे आगे लिखिएगा कि अधिकांश भारतीय कला समीक्षक कहते हैं कि कहीं ना कहीं ईरान से तो कई चीज़ें लिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें ईरान से ही लिया गया है। हमारी अपनी भी विशेषता थी। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे कि हमारे यहाँ, जैसे ईरान में क्या होता था कि स्तंभ जो होते थे विशाल भवनों में लगाए जाते थे। जैसे स्तंभ आपने देखा ना, तो घर में ऐसे पिलर की तरह लगाए जाते थे, लेकिन हमारे यहाँ स्वतंत्र रूप से भी स्तंभों का निर्माण किया गया। अंतर आ गया ना। देखिए, दूसरा अंतर है कि पत्थर कई टुकड़ों के बने होते थे ईरान वाला, लेकिन आपने पढ़ा कि हमारे यहाँ का एकाश्म पत्थर से बने होते थे। स्तंभों के ऊपर मानव आकृतियां बनी होती थी, लेकिन हमारे यहाँ स्तंभों के ऊपर देखिए पशु आकृतियां आपने देखा था, बैल की आकृति, सिंह की आकृति। इनके जो तना होते थे, तना मतलब ये वाला पोषण तना, इनके क्या होते थे, इसमें फूल पत्ती इस पे हुआ करते थे, लेकिन लता फूल पत्ती। लेकिन हमारे तना क्या होते थे, सपाट हुआ करते थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप कंक्लूजन कर सकते हैं, अगर शिकायत करने के लिए भी आएगा, आलोचना भी करने के लिए, कि अंततः कहा जा सकता है कि मौर्य कला पर ईरानी प्रभाव कहना उचित नहीं है। वास्तव में मौर्य कला में विदेशी दृष्टि प्रभाव अवश्य ग्रहण किया हो सकता है, परंतु भारतीय आधारभूत तत्वों से भी क्या है ये
लिया गया है। तो ये हो गया आपका, और ये एक अच्छा कंक्लूजन हो सकता है, आप यहाँ इसको पढ़ सकते हैं। और एक क्वेश्चन जो बौद्ध धर्म के साथ संबंध है उसको मैं अपने अंतर्गत बता दूंगा। मौर्य कला की प्रवृत्ति राजकीय जीवन तथा अन्य जीवन के क्षेत्रों में दृष्टिगोचर होती है, जहाँ एक ओर इसकी मूल व्यवस्था में केंद्रीकृत राजकीय तत्व होते हैं, वहीं दूसरी ओर आम जनजीवन के सामान्य जीवन के घटकों का भी दर्शन है। मौर्य कला में पत्थरों का प्रयोग, चमकदार पॉलिश, स्थानीय भारतीय तत्वों के साथ कुछ यूनानी तत्वों का समावेश इस कला का महत्वपूर्ण लक्षण माना जा सकता है। वास्तव में मौर्य कला के विभिन्न रूपों, स्थापत्य कला एवं मूर्ति कला व्यवस्थित व विस्तारित हुआ, बल्कि कला में उन मौलिक तत्वों का भी समावेशन हुआ है जो आगे के वर्षों में निरंतरता विकसित एवं व्यवस्थित होते हुए बिहार एवं भारत की कला परंपरा व संस्कृति के विकास के लक्षण बन गए। ठीक है, तो ये आपने एक बार हम आपसे पूछो अगर मौर्य कला का विशेषता बताएं, तो आप एकदम आपके अंदर एकदम क्लियर कट होना चाहिए, की पॉइंट बस याद रखना है, एक पेज में डिटेलिंग कर लीजिए। सबसे पहले दिमाग में लाइएगा स्थापत्य कला, मूर्ति कला या लोक कला, मूर्ति कला, स्थापत्य कला, राजप्रसाद, स्तंभ, स्तंभ के बाद से क्या, राजप्रसाद, स्तंभ, स्तूप, विहार, 4 याद रख लीजिएगा। की पॉइंट्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि केवल बस याद राजप्रसाद याद आ गया तो सब चीज़ें याद आने, पिलर याद आने लगेगा, छत फर्श याद आने लगेगा, स्तंभ याद आया तो सब याद आने लगेगा, तना क्या है, ये एक चीज़ याद है। की पॉइंट बस एक पेज में इतना ही याद रखना है आपको। इधर आइएगा तो एक हो जाएगा स्तंभों के ऊपर और एक स्वतंत्र कलाकारों के ऊपर। स्तंभों के ऊपर तुरंत याद आ जाएगा सिंह, हाथी की बात सर ने किया था, और ये कहिएगा स्वतंत्र कलाकारों के द्वारा तो याद आ जाएगा यक्ष यक्षिणी की सर बात किए थे। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है। अब एक प्रश्न इससे पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के साथ संबंध, उसको जानेंगे। उससे पहले जानते हैं हम लोग ने इस वीक का होमवर्क क्या रखा है। यहाँ ए से भी हम लोग स्टार्ट कर दिए। देखिए क्या क्या है इस वीक का होमवर्क। इस वीक में 2 टेस्ट होने वाले हैं। एक टेस्ट होगा 2, एक टेस्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है। टेस्ट 2 होगा जिसमें पाल कला और पटना कलम है। ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन 38 नंबर का आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है टेस्ट में। ये 18 जनवरी को टेस्ट है, 7 PM से 7:45 PM होने वाला है। और फी आप देख सकते हैं 1500 फी है इसका। और एक एसे का जान लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं GS 1 नहीं होगा, यहाँ पर इसको हटा दीजिएगा। एसे है और एसे में सेक्शन 1 है। ठीक है, तो एसे में टॉपिक क्या है इस बार का, PYQ उठाए हम कि आधुनिक संचार क्रांति ने मानव के संचार के साधनों और टेक्नोलॉजी के प्रति जागरूकता में क्रांतिकारी रूप से वृद्धि की है। द मॉडर्न कम्युनिकेशन रिवोल्यूशन हैज़ रिवोल्यूशनाइज्ड ह्यूमन अवेयरनेस ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये क्या है इस वीक का है। और इसका हम लोग टॉपर्स कॉपी भी प्रोवाइड कराएंगे। 69 के जो टॉपर हैं, ये चूँकि PYQ है, प्रोवाइड कराएंगे। इसका मटेरियल भी हम लोग देंगे और इसका इस पर गूगल मीट पर हम लोग या फिर जूम पे एक क्लास भी लेंगे टेस्ट से पहले। इसका टेस्ट होगा 19 जनवरी को, 1 घंटे का समय दिएगा 8 से 9। जो वर्किंग में है उनको अलग से समय आप पर्सनली लिख के भेज सकते हैं। अभी भी 16 जनवरी से फिर एक बैच स्टार्ट हो रहा है जिसमें हिंदी और इंग्लिश का अलग अलग होगा। GS 1 GS 2 ऐसे है, 1500 रुपया लगेगा आपको फ़ी। ये 15 जनवरी तक है केवल। ठीक है, 91 17 16 63 47 पे आप कॉल कर सकते, मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप। जब लगेगा कॉल करना है हम लोग बता देंगे कॉल करके। 9117166347 पे आप कर सकते हैं। अब आइए हम लोग अपने टॉपिक्स पे चलते हैं। अब हमने कहा था कि बौद्ध धर्म के साथ संबंध एक पूछता है टॉपिक, उसको हम लोग यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं कि उसका क्या होगा आंसर। तो अगर देखा जाए, थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए, 64वीं PSC में पूछा है कि मौर्य कला का विशेषता के साथ बौद्ध धर्म के साथ संबंध स्थापित करें। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस रहेगा तो आप कह सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ। अच्छा यार बाहर एक बात बताओ कि बौद्ध धर्म में स्तूप आपने पढ़ा होगा, मौर्य कला में स्तूप कहाँ से लिया जा सकता है? अरे बौद्ध के अवशेष थे, संबंध हो गया कि नहीं? विहार कहाँ से? वहाँ से लिए गए। तो अब कह सकते हैं कि कई लौह स्थापत्यों जैसे कि सांची का, भरहुत का, सारनाथ स्तूपों के अनेक बौद्ध विहारों का निर्माण मौर्य राजाओं के द्वारा किया गया था। भिक्षुओं के द्वारा आश्रय जो भी प्रदान किए जाते थे नागार्जुन बराबर की पहाड़ियों में, कहीं ना कहीं ये सब बौद्ध धर्म से ही तो करके हमने मौर्यों ने बनाया था। तो ये बौद्ध धर्म के साथ संबंध हो गया। दूसरा कि जो नीतियां थी बौद्ध धर्म की, उसी को प्रचार प्रसार अशोक ने भी करवाया था। स्तंभ का निर्माण अशोक के द्वारा क्यों कराया गया था? स्तूप का निर्माण धर्म के प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो संबंध हो गया कि नहीं बौद्ध धर्म से? एक आपने नारा भी सुना होगा कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि। ये क्या है? ये बौद्ध धर्म से लिया गया था और मौर्य कला में ये दिखता है। तो यही बौद्ध धर्म के साथ संबंध हो गया। जो भी डायग्राम्स देख रहे हैं उसमें सब बौद्ध धर्म के साथ संबंध है। तो इसको हाफ पेज में, 1 पेज में लिख सकते थे, तो वही क्या हो जाता, आपका आंसर हो जाता।
तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिनको भी लगता है खुद से कर सकते हैं, ठीक है। जिनको भी लगता है कि हमको लेना चाहिए बैच, तो इंग्लिश में भी इसी तरह के कंटेंट एकदम बेहतर प्रोवाइड करवाए जाएंगे, और हिंदी में भी। हिंदी में हम CME का नोट्स आर्ट एंड कल्चर के लिए दे रहे हैं, ताकि आपका बेहतर हम लोग अपना भी कुछ देंगे। तो 9117166347 पे आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। मिलेंगे अगले सेशन में। कोई भी क्वारीज होगा तो भी नीचे आके बताइएगा, और अगर वीडियो ये अच्छा लगा तो वीडियो को भी बताइएगा कि हमने कैसा पढ़ाया आपको मौर्य कला, और आपकी क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं, आप लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो सेशन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगले किसी बेहतर सेशन के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।